अजय जी। यादव मूल्य आधारित पत्रिका करते हैं। अटल भूजल योजना में सुपरवाइजर हैं और वीडियो एडिटिंग का भी कार्य करते हैं। यूएचवी लिविंग सेंटर में सहभागिता करते हैं और भैया राष्ट्रपति श्री कलाम द्वारा भी सम्मानित है। मोहिनी दीदी का भी रख देती हूँ साथ में ही। मोहिनी दीदी अटल भूजल योजना में मास्टर ट्रेनर एवं गृहिणी है और अरुणा दीदी के साथ यूएचवी के लिए वॉलंटियरिंग करती हैं और स्वयं समझने और गांव में भी यूएचवी को समझाने में प्रयासरत है। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग शुरू कर सकते हैं। जी, सभी को नमस्ते। मैं अजय यादव हूँ और मेरा जो जन्म है वो महाकौशल क्षेत्र सिवनी का है और वहां से हमारा ट्रांसफर यहाँ पर हुआ और तकरीबन 22 साल यहाँ छतरपुर बुंदेलखंड में हो गए हैं। और 2014 में मेरी यहाँ पर शादी हुई। उसके बाद कुछ छोटे-मोटे ऐसे शादी के बाद जो बहस होती है, बदलाव होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, तो उसके बाद से जो मोरल डाउन हुआ, उसके बाद श्री भगवान सिंह भाई साहब ने मुझे देखा और मेरे अंदर जो दुःख था उसे पहचानने की कोशिश की। फिर लगातार कम्युनिकेशन किया दोनों पक्षों में और हम दोनों को मिलवाने के लिए भरपूर प्रयास रहा। और आज मैं इस लायक हूँ, इस स्थिति में हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ, अपना परिचय इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में रख पा रहा हूँ और एक अलग ही दुनिया से बाहर आया हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था और हम सभी जानते हैं कि पत्रकारों की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। कोई टाइमिंग नहीं होती सोने की, उठने की, काम की, लगातार काम ही काम। और उस काम में भी वो रहता है काम की हमें पता ही नहीं रहता हम क्या काम कर रहे हैं, कौन-सी सूचना हमें भेजना है जन समुदाय में, क्योंकि वो सूचना पूरे ब्लॉक में, ज़िले में, प्रदेश में, देश तक पहुँचती है। तो ये सब कुछ पता नहीं था, बस भेजे जाना था, काउंटिंग नंबर बढ़ाने थे। लेकिन जब से यूएचबी के मैं टच में आया लगभग 2016 से 15 से भाई साहब के जो प्रस्ताव मुझे मिले और उस प्रस्ताव को मैं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जीवन में जो बदलाव आया, परिवार में जो चेंज आया, बच्चों की में जो स्थिरता मुझे देखने को मिली, तो फिर मैंने मन बनाया कि इसे पूरा समझना है, पूरा जानना है। तो मैंने लगातार कोशिश की, फिर मैं कोरोना टाइम से सुबह के सेशन में जुड़ा और अभ्यास 1 और अभ्यास 2 को सुना। लेकिन केवल शाब्दिक रूप से ये अभ्यास 1 और अभ्यास 2 मेरे पास आए। इनके शब्द बहुत अच्छे लगे। फिर उनको एक्सप्लोर भाई साहब और भाभी जी ने किया, जो हमारा यूएचवी लिविंग सेंटर नौगाँव है। लेकिन जब फर्स्ट एफडीपी मैंने की ऑनलाइन, तो थोड़ी गति बनी। फिर उसके बाद जब भीलवाड़ा राजस्थान हम पहुँचे, तो फिर वहाँ पे जो सुबह से लेकर शाम तक, फिर उसके बाद चर्चाओं में भी उन शब्दों को लेकर एक्सप्लोरेशन और रात को जो ग्रुप डिस्कशन होता था, उससे काफ़ी ज़्यादा गति बनी। और जब ये जो पहला अभ्यास है, उसका पहला स्टेप, जिसमें हम कहते हैं कि मैं स्वयं को स्वयं से देख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरी स्टेप्स मैं रखना चाहूँगा कि ये जो एक केवल एक लाइन थी कि स्वयं को देखना, स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देखना, भाव विचार को देखना। तो आँख बंद करते ही या आँख खोल के भी जब हम कल्पनाशीलता को देखते थे, तो काफ़ी सारे विचार आते थे, मान्यताओं से जुड़े, संस्कारों से जुड़े। सिवनी, छिंदवाड़ा और यहाँ छतरपुर जितनी यात्रा थी, उनकी काउंटिंग 50, 60, 70 हुआ करती थी। तो ये जो विचारों की जंपिंग थी, कल्पनाशीलता की जंपिंग थी, इसमें वहाँ भीलवाड़ा में मैंने देखा कि तीसरे दिन से मुझ में काफ़ी स्थिरता आने लगी, कुछ ठहराव आने लगा और तीसरे दिन के बाद से ही ये जो जंपिंग थी, वो कम हुई। इस बात को मैंने वहाँ भी रखा कि ये जो स्टेप है, स्वयं से स्वयं को देखना, कितना आसान ये लाइन है, मगर जब इसको महसूस किया तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और जब ये आने लगी,
तो मैंने इसको अपनी डायरी में भी नोट किया, जो वहाँ पे सातों दिन नोट करवाया जाता था, बताया जाता था, उसमें भी मैंने लिखा कि ये एक बहुत अच्छा उत्साहित कर देने वाला मेरे लिए दिन रहा, अविस्मरणीय पल रहा कि मैं देख पाया स्वयं को, स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को और भाव विचारों। दूसरे स्टेप में मैं कहना चाहूँगा, स्वयं में सहज भाव, स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पाना, इन भावों की निरंतरता को बनाए रखने की एक चाहना। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है, वह मेरे लिए कितना सहज है या नहीं है? यह मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या नहीं है? मैं इस भाव की निरंतरता को हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ या नहीं? जैसे कि विरोध का भाव और संबंध का भाव, तो इन दोनों के भावों में हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि हमें कौन-सा भाव बनाकर रखना है, किस भाव में हम अपने आप को जाँच सकते हैं, तो हमें स्पष्ट होता है कि हम संबंध के भाव को बनाए रखना चाहते हैं। तीसरे स्टेप में मैं कहना चाहूँगा कि इन सहज भावों के साथ हम संगीत में रहते हैं, आराम में रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो इस क्षण मुझ में जो भी भाव, विचार चल रहा है, उस भाव के साथ मैं आराम में रहता हूँ या परेशान हूँ, संगीत में हूँ या अंतर्विरोध में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो इसको भी मैं देख पा रहा हूँ कि हमें आराम में रहना, संगीत में रहना और निरंतर सुखी रहना ही पसंद है। चौथे स्टेप में मुझ में कौन-सा भाव चले, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। इस अर्थ में अपने सुख और दुःख के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ और पूरी तरह से मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, जिससे हम दूसरों की शिकायत से मुक्त हो पाते हैं और अपने आप को परिमार्जित कर पाते हैं और सुधार के लिए भी तत्पर रहते हैं। क्योंकि इस क्षण या हर क्षण मुझ में जो भी भाव, विचार चलता है, इसका निर्णय तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं ही ले रहा हूँ। बाहरी परिस्थिति या कोई व्यक्ति इसका निर्णय नहीं लेता। ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि 100% मैं ही निर्णायक की भूमिका में हूँ। 5वें स्टेप में निर्णय लेने का आधार समझ है या मान्यता? तो इसका निर्णय क्या मैं अपनी समझ के आधार पर करता हूँ या समझ के अभाव में किसी मान्यता के आधार पर करता हूँ? तो मैं देखता हूँ कि सही समझ के आधार पर, सही भाव विचार के पक्ष में यदि हम निर्णय ले रहे हैं, तो हम सुखी रहते हैं। या जब मैं मान्यता के आधार पर निर्णय लेता हूँ, तो कभी सुखी होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ। मान्यता के आधार पर निर्णय लेने पर यह निश्चित नहीं रहता कि मैं सही भाव के पक्ष में ही निर्णय लूँगा या उसके अन्यथा। 6वें स्टेप में है निर्णय लेने का आधार समझ है या मान्यता है? कौन-सा भाव मेरे लिए सहज स्वीकार है? संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव या इसके विपरीत विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष? तो 6वें स्टेप में बहुत हमें क्लियरिटी हो पाती है कि हमें अंततः संबंध में रहना, व्यवस्था में रहना, सहअस्तित्व में रहना, यही स्वीकार है। और 7वां और अंतिम स्टेप है, जिसमें मैं सुनिश्चित करता हूँ कि इस क्षण मेरा भाव संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व के अर्थ में है, ना कि इसके अन्यथा। इसी आधार पर इस क्षण मैं संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ और निरंतर सुखी रहता हूँ। और मैं देख भी पाता हूँ कि जब मैं इन तीनों के साथ हूँ, इन तीनों की संपूर्णता में हूँ, इन्हें समझ रहा हूँ, तो मैं इसके अनुरूप अपने भाव, विचार, निर्णय करता हूँ, व्यवहार भी करता हूँ और निरंतर आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तभी मैं दूसरों के सुख का स्रोत बन पाता हूँ और लोग भी तभी जुड़ पाते हैं। अभ्यास 2 की मैं बात करूँगा, जिसमें हम
मटेरियल यूनिट हमारी शरीर को, बॉडी को समझ रहे हैं। इसका जो पहला स्टेप है कि मैं चैतन्य हूँ, शरीर है और यह दोनों अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। तो पहले तो समझ में नहीं आता था कि मैं और शरीर अलग-अलग हैं। सुनने में कई बार आया, कई सारे धर्म ग्रंथों में भी है, टीवी में भी दिखाया गया है, लेकिन वो केवल एक चित्र था, एक शब्द था, एक लाइन थी। लेकिन अभ्यास के दौरान और अपनी बात बार-बार रखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो पाया कि मैं अलग हूँ, जिसे हम सेल्फ कह सकते हैं, और बॉडी अलग है, जो हम शरीर से जानते हैं। दूसरा जो स्टेप है उसमें मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। तो ये भी बहुत छोटी लाइन है, आसान लाइन है, लेकिन इसको जब एक्सप्लोर करते हैं, तो उस एक्सप्लोरेशन में भी काफ़ी वक़्त लग गया, कई महीनों बीत गए। तब कहीं जाके ये समझ में आया कि मेरे और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। उससे केवल देखना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। केवल इतने मात्र से ही हम कई सारी घटनाओं को घटने से रोक सकते हैं। ये मैं जान पाया इसमें। और अगले स्टेप में मैं कहूँगा कि जो तीसरा स्टेप है, शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। हमारी बॉडी को क्या संकेत देना है, किन संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। ये भी अभी स्पष्ट हो रहा है। चौथे स्टेप में मैं कहूँगा कि मैं संवेदना में मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ और मैं शरीर से अलग हूँ। मैं संवेदना हूँ या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि निश्चित रूप से संवेदना और मेरे बीच में दूरी है। दोनों की ज़रूरत भी अलग-अलग है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब हम कहीं जा रहे हों और अचानक हमें फ़ीवर आ जाए, सिर दर्द हो जाए, चोट लग जाए, तो हम उस वक़्त उस संवेदना को हमें पढ़ना है, उसे महसूस करना है, या फिर उसे हम डिले कर सकते हैं, बाद में भी उसे देख सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ी सहमति अब मेरी बन रही है। 5वें स्टेप में मैं कहूँगा कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, उसे मैं निर्णयपूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, या फिर ज़िम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। ये मुझे 5वें स्टेप से बनी है क्लैरिटी। 6वें स्टेप में है बाहरी परिस्थिति से जो भी सूचना मुझे प्राप्त होती है, उसको मैं किस तरह से अर्थ दे रहा हूँ। अपने किसी पुराने संस्कार के थ्रू, या फिर मान्यता के थ्रू, या फिर सही समझ के। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि प्रतिक्रिया में परतंत्रता है और अनुक्रियता में स्वतंत्रता है। और यदि हम सही समझ से बाहरी परिस्थिति से जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है, उसको अर्थ दें, तो काफ़ी हद तक हम स्वतंत्र होते हैं और सुखी रह सकते हैं। 7वें स्टेप में जो शून्य के बारे में है कि मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। शरीर का होना भी शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। मैं आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करता हूँ और शून्य के माध्यम से ही ये पूरा आदान-प्रदान सूचनाओं का संभव हो पाता है। तो यहाँ पर मेरे ये दोनों अभ्यास पूरे होते हैं और मैंने अपनी बात रखने की यहाँ कोशिश की है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि सुख स्वभाव है या प्रभाव? तो निश्चित रूप से हम इसमें कह सकते हैं कि सुख हमारा स्वभाव है, लेकिन प्रभाव कभी-कभी सामने आता है जब कोई हमारे लिए ताली बजाता है, जब कोई हमारे लिए हमारी महिमा मंडन करता है।
तो इस चीज़ से अब हम इन अभ्यास के माध्यम से, शिविर के माध्यम से लगातार जो साप्ताहिक गोष्ठियाँ, परिवार सभा हो रही हैं, उनके माध्यम से निकलने की कोशिश लगातार जारी है और अब इस पर हमारी निश्चितता भी बन रही है कि हम सुख को स्वभाव के रूप में ही स्वीकार करें। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कार्यक्रम बना रहे हैं। कार्यक्रम में यही है कि पहले कुछ भी सुना करते थे, कुछ भी देखा करते थे, कहीं भी घूमने जाया करते थे और किसी भी टॉपिक पर चर्चा होती थी। अब कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, वहाँ पर हम समय बिताएँ जहाँ से हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का भला हो, उन तक अच्छी चीज़ें पहुँचे, अच्छी बातें पहुँचे। परिवार सभाएँ या मॉर्निंग सेशन या हमारी जो एफडीपी चल रही हैं या कोई पुराने यूट्यूब में कई सारे वीडियो हैं, वो अब मैं ज़्यादातर देखता हूँ। पहले हम यूट्यूब का इस्तेमाल किसी फ़िल्म को देखने के लिए या किसी स्टोरी को बनाने के लिए किया करते थे। मनोरंजन ऐसा होता था जो बहुत ही सार्थक नहीं था। लेकिन जब से अब हम शिविर में हैं, अपनी बात हम कर रहे हैं, तो उन बातों में जो मैसेज दूसरों तक जाए उसमें सार्थकता हो। हमारा कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव, संवेदना जुटाने के अर्थ में है। हमारा कितना कार्यक्रम अभी भी सेल्फ के लिए है, तो ये इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी कार्यक्रम था वो पूरा बॉडी रिलेटेड था पहले। लेकिन अब जब से हम शिविर में हैं, जब से यूएचबी के संपर्क में हैं, तो अपने चैतन्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बॉडी की नीड तो सभी बढ़ाते हैं, लेकिन सेल्फ के लिए क्या कुछ हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल खाली था। इसमें कोई काम नहीं हो रहा था। तो अब वो कार्य होने लगा है। संबंधों को अब हम देख पा रहे हैं, जिसमें प्रकृति को भी हमने बहुत नेग्लेक्ट किया। अब उसके संपर्क में हैं, उसे समझ रहे हैं। अ, स्वयं में भी जो हमारे अंदर एक दूरी थी, उसको हम अपने आप में काम कर पा रहे हैं और ये जो 2 अभ्यास हैं, इसके स्टेप हैं, इस पर हमारी लगातार जो क्लैरिटी बन रही है, जैसे-जैसे हमारी गति बढ़ रही है, वैसे-वैसे हमारी यात्रा को भी लगातार गति मिल रही है और हमारा पूरा परिवार पहुँचता है शिविरों में, तो हम चाह रहे हैं कि सार सत्र के लिए भी हम जल्द से जल्द पूरे परिवार सहित वहाँ पहुँचे। ये हमारा प्रयास रहता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, वैल्यू बेस्ड पत्रकारिता, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें हम विस्तारित करें। पहले जो सूचनाएँ हम भेजते थे, वो सिर्फ़ काउंटिंग बेस्ड होती थी, लेकिन अब हमारा ध्यान जब जाने लगा है, तो क्यों ना हम पूरे विश्व में भ्रमित सूचनाएँ ना भेजकर समझ आधारित, मूल्य आधारित सूचनाएँ भेजें, जिसमें आप सभी का सहयोग और आप सभी का मार्गदर्शन भी अपेक्षित है। यह कार्य यूएचबी लिविंग सेंटर के माध्यम से अगर होता है तो और भी बेहतर होगा। अभी मार्गदर्शन मुझे लगातार आदरणीय भगवान सिंह भाई साहब से प्राप्त हो रहा है। तो भय आधारित या मूल्य आधारित किस तरह की सूचनाएँ हों, इस पर अब हमारा ध्यान बन रहा है। स्वयं में, परिवार में, समाज में अच्छी सूचनाएँ जाएँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी यूएचबी टीम को कि हमारी जो पति-पत्नी की केस स्टडी थी, उसे शामिल किया गया और उसे सभी के सामने रखा गया और रखना भी चाहिए, क्योंकि हर परिवार में कहीं न कहीं कोई इस परिस्थिति से जूझ रहा है। पति-पत्नी संबंध खराब होने से केवल उन दोनों का नहीं बल्कि बच्चों का, माता-पिता का, परिवार का भी भला नहीं होता है और जो यूएचबी ने यहाँ पर जो चमत्कारिक परिवर्तन हमारे परिवारों में किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
और कृतज्ञता अर्पित करता हूँ पूरी यूएचपी टीम के लिए, आदरणीय भगवान सिंह भाई साहब के लिए, भाभी श्रीमती अरुणा परमार जी के लिए, और कानपुर में मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ आदरणीय श्री गणेश बागड़िया सर का। काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया, और उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। फिर हम मोती भैया से मिले, वंदन भैया से, और शर्मिला दीदी को रोज़ सुनते ही हैं। तो लगातार जो रोज़ गति बढ़ रही है, मैं उसे नोट करता हूँ, अपनी डायरी में नोट डाउन कर रहा हूँ, और जहाँ दिक्कत आती है, वो हमारे नौगाँव लिविंग सेंटर में भाभी जी से, भाई साहब से उसको मैं कंसल्ट करता हूँ। और मैं अगर मैं कुछ सच कहना चाहूँगा तो वो सच यही है कि दुनिया में काफ़ी सारे विषय हैं, काफ़ी सारे संबंध हैं, काफ़ी सारी उथल-पुथल है, बच्चे हैं, स्कूल है, परिवार है, भविष्य है, एलआईसी है, सब कुछ है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी एक जो अलग दिशा मेरी बनी है, मेरी खुद की, पिछले शायद 1 वर्ष में, तो वो पूरी की पूरी यूएचपी बेस्ड है, और इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, और मैं लगातार इससे जुड़ना चाहता हूँ। 1 सेकंड भी खोना मेरे लिए एक बड़ा अपराध हो सकता है, मुझे ऐसा भी लगता है। और मगर ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो इनको निभाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इतनी ही बात मैं रखूँगा। अगली बात हमारी जो बेटी है, अवनी, वो रखेगी, अभी 7 साल की है। जी। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है अवनी यादव। मैं पढ़ती हूँ क्लास 2nd में। मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में परिचय शिविर किया है, और कभी-कभी यूएचबी सेंटर नौगांव भी जाती हूँ। अभी तक तो मैं ये समझ रही हूँ, सेल्फ और बॉडी अलग-अलग होते हैं। जैसे हमें चोट लगती है, दर्द बॉडी को होता है, सेल्फ को नहीं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहिनी यादव है और मैं छतरपुर एमपी से हूँ। वर्तमान में मैं अटल भूजल योजना में जल संरक्षण में एक ट्रेनर के रूप के पद पर कार्य कर रही हूँ, और मैं यूएचबी से भी काफी 3 साल पहले से जुड़ी हूँ और सुबह मॉर्निंग क्लास अटेंड करती हूँ। और मैं श्री भगवान सिंह परिमार और भाभी साहब श्रीमती अरुणा जी के माध्यम से ही यूएचबी से जुड़ी हूँ, और नौगांव यूएचबी लिविंग सेंटर से भी काफी लंबे समय से जुड़ी हूँ। सबसे पहले जो मेरी यूएचबी की क्लास चलती थी वो नौगांव लिविंग सेंटर से ही शुरू हुई है, और मैंने 2 परिचय शिविर भी किए हैं। पहला परिचय शिविर मेरा भीलवाड़ा में रहा, और दूसरा परिचय शिविर मेरा कानपुर में हुआ, और दोनों ही शिविर मैंने श्री मोती भैया जी के किए हैं। तो सबसे पहले मैं अभ्यास वन में मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देख रही हूँ। तो पहले ये चीज मुझे समझ में नहीं आती थी, और इस चीज को स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने में मुझे काफी समय लगा, मगर अब मेरा ध्यान जाने लगा है, और साथ ही मेरी कल्पनाशीलता में मेरा ध्यान जाने लगा है। इसमें भाव, विचार, इच्छा, विरोध, इस पर जो भी मेरे मन में आ रहा है कि मैं किसी के प्रति विरोध में हूँ या कौन से भाव चल रहे हैं, तो इस पे मेरा ध्यान जाने लगा है। और एक उदाहरण की बात करूं कि कभी-कभी जैसे किसी का फोन आना, तो फोन उठाने के ही पहले हमारे भाव क्या होते हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं कि सामने वाले को काम होगा तो फोन कर रहा है, या कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं, वो फ्री होगा तो हमारे पास समय ही नहीं है। तो इस तरह से एक हम मूल्यांकन आकलन कर लेते हैं कि कभी हमें उसकी जरूरत के लिए लगता है कि उसको हमारी जरूरत है तो फोन रिसीव कर लेंगे, या कभी हमें लगता है कि वो फ्री है तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे विचार आते हैं, तो इस पर मेरा ध्यान जाने लगा है। और क्या सहज है, असहज है, सुखी है, दुखी है, इसको भी मैं समझ पा रही हूँ। साथ सभी भाव विचार को चलाने का निर्णय, और सुख में रहना या दुख में रहना, तो इसको भी मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि निर्णय तो मेरा ही है, और ये मुझे ही निर्णय लेना है कि मैं अब इससे सुख में रहूं या दुख में। सही समझ
से ले रही हूँ तो निरंतर सुख में रहूंगी। और मैं मान्यता के आधार पर यदि कोई निर्णय लेती हूँ तो इसमें मुझे कभी सुख और कभी दुख प्राप्त होता है। अब जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब मेरे देवर की शादी थी तो वो बारिश में ही थी, बरसात में। और बरसात में पानी गिरता ही है 3-4 महीने। पर मेरी माता जी को लगा कि नहीं, गणेश भगवान जी को पानी में रख देने से बारिश नहीं होगी। तो एक बार जब उन्होंने ये मान्यता की तो पानी नहीं गिरा। तो सबको लगा रही ये बहुत अच्छी बात है, सब सुख में थे कि पानी नहीं गिरा शादी में। लेकिन जब दोबारा से यही मम्मी ने किया तो बारिश हो गई। तो इससे कि हम अगर मान्यता के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं तो हम सुख में और दुख में रह सकते हैं, लेकिन जो सही समझ के द्वारा हम निर्णय लेते हैं उससे हम निरंतर सुख में रहते हैं। स्टेप 6, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व व्यवस्था या अव्यवस्था। तो सभी को संबंध पूर्वक जीना स्वीकार है, विरोध पूर्वक नहीं। ये तो हर कोई व्यक्ति मानता है। किसी से भी हम बात कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने परिवार में या किसी के साथ भी, सभी के साथ हम संबंध पूर्वक रहना चाहते हैं और विवाद नहीं। मगर लेकिन जीवन में आगे बढ़ना है या संबंध पूर्वक जीना है तो सही समझ और मानव का मानव के प्रति जो हमारा संबंध है, अगर हम संबंध याद रखेंगे तभी हमारी व्यवस्था अच्छी रहेगी और तभी हम संबंध पूर्वक जी सकते हैं। और निरंतर सुख के लिए, भाई निरंतर सुख के लिए तो मैं अगर स्वयं की बात करूं तो मैंने काफी अ, लंबा प्रयास किया है। जैसे कि मेरे घर में पहले काफी विवाद था फैमिली में, पति को लेकर और फैमिली को लेकर। तो उसमें मेरी कंडीशन बहुत ही, देखा जाए तो खराब थी। लेकिन जब मुझे निरंतर सुखपूर्वक जीना हो तो इसमें मेरा क्या था कि मैं बहुत ईर्ष्या क्रोध आता था। जैसे माता जी को पता था कि इसको थोड़ा सा बस छेड़ने की जरूरत रहती है और इसको तो पहले ही से इतना क्रोध आता है। तो जब मैं खुद मतलब बारूद बन के घूमती थी तो उनको पता था, तो वो लाइटर का या माचिस का काम करती थी और एकदम से ब्लास्ट हो जाता था। लेकिन जब मैं खुद अपने आप को स्वयं को देख रही थी और मैं सामने वालों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी कि मुझे कुछ दिन मैं सुख में रहने के कारण मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है और मैं खुद ही एकदम रिलैक्स और ठंडे दिमाग से काम लेती थी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उनकी बातों का। तो वो बहुत ही आग लगाने का काम करती थी। लेकिन जब मैं खुद ही पानी बनी घूमती रहती थी तो क्या है कि ना उनका लाइटर काम आता था और ना ही यहाँ ब्लास्ट होता था। तो ऐसे निरंतर सुख में रहने के लिए मैंने काफी लंबा प्रयास किया है और अभी भी कर रही हूँ। यही सब मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली में बहुत कुछ बदलाव लाया है, बहुत कुछ अभी मुझे सीखना है। अभ्यास 2 में मैं चेतन और शरीर, तो मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं। तो ये मैं अब समझ पा रही हूँ स्वयं से शरीर को देखना कि भाई मुझे पहले यही नहीं आता था, मैं अपने ही ऊपर ध्यान नहीं देती थी। तो मैं स्वयं से शरीर को देखने का मेरा ध्यान जाने लगा है। मैं और शरीर अलग अलग हैं, इस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। जैसे हाथ में दर्द है या पैर में दर्द है तो इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। शरीर और जीवन के बीच में सूचना का आदान प्रदान है, इसको भी मैं समझ पा रही हूँ कि शरीर और जीवन के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान है। निर्णय तो मेरा ही निर्णय तो मेरा ही है, सूचना को पढ़ने का ना पढ़ने का, और मेरी ही चॉइस है। जो भी निर्णय मैं डिसीजन लेती हूँ तो ये मेरी ही चॉइस है कि मैं इसको पढूं ना पढूं, किसी का फोन आया है उठाऊं ना उठाऊं, तो ये मेरी ही चॉइस है। मैं संवेदना हूँ या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, इस पर भी ध्यान जाने लगा है कि मैं संवेदना हूँ, मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है। तो इसको मैं अब समझ पा रही हूँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो मैं ना ही संवेदना को और ना ही इसकी दूरी को समझ पा रही थी। और कई बार मुझे ऐसा हुआ कि ये स्टेप मेरे जीवन में आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने भाभी साहब श्रीमती अरुणा परमार जी से कई बार नौगांव जाके क्लास अटेंड की या कभी कभी फोन पर भी बात की। जो भी मेरे मन में उथल पुथल रहती थी तो मैं उनसे जरूर बात करती थी कि भाभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे समझूं। तो भाभी जी ने काफी मेरी सहायता की है। संवेदना के स्रोत और मेरा निर्वाह, तो संवेदना का स्रोत और मेरा निर्वाह मौसम का प्रवाह है। जैसे सेल्फ और बॉडी की बात करें तो बॉडी पर ही मौसम का प्रवाह पड़ता है। गर्मी लगती है तो हमें बॉडी को ही लगती है कि अब हमें एसी या पंखा कूलर की जरूरत है।
और ठंड होती है तो हमें फील होता है कि ठंड है तो हमें स्वेटर की। तो ये दोनों संवेदना को मैं समझ रही हूँ। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाह या परतंत्रता पूर्वक। तो जब हम भाव विचार अच्छे होते हैं और हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होती है, तब हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी निर्णय का निर्वाह करते हैं। और जब हम यदि ईर्ष्या विरोध में रहते हैं तो हम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रति और परतंत्रता पूर्वक उसका विरोध करते हैं। तो ये भी मैं अब समझ पा रही हूँ। और स्टेप 7 में जीवन शून्य में है और शरीर भी शून्य में है। तो शून्य के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान है, इसको मैं देख पा रही हूँ। और जो भी है इसमें शून्य का बहुत ही महत्व है, इसको भी मैं समझ पा रही हूँ। तो अभी मैं अपने घर के अलावा मैंने अपने बच्चों पे काम किया है और अभी भी मुझे बहुत काम करने की जरूरत है। तो इस पे मेरी थोड़ा सा काम चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमारे पड़ोस में किसी को लगता है कि हमारे जीवन में इतना बदलाव आया है, हमारे बच्चों में बदलाव आया है, तो वो एक दीदी रहती हैं, उनसे मेरी चर्चा होती है। तो उनको जब भी टाइम मिलता है तो वो हमारे घर आती हैं। और ये जो स्टेप अभ्यास 1 और अभ्यास 2 के बारे में है, तो मुझे या पतिदेव को जब भी टाइम मिलता है तो उनसे इस बातों पर चर्चा होती है कि जो हमारे जीवन में इतना बदलाव है वो किस वजह से है, यूएचबी की वजह से है। और अभी हमारे बच्चे भी एक थोड़ा सा अलग, ये तो नहीं कह सकती मैं कि बदले हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास जरूर है मेरा बच्चों में ये यूएचबी की बातें सिखाने का। जब भी रात को फ्री होते हैं तो 2-3 लाइन इनके रात को बोलकर समझाकर इनको समझाते हैं कि बेटा आपको कैसे जीवन जीना है। तो ये शुरुआत करती हूँ। और घर में तो चेंज है ही, साथ में मैं सबसे ज्यादा अगर आभार व्यक्त करना चाहूँ तो मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ श्री भगवान सिंह भाई साहब को और श्रीमती अरुणा भाभी जी को, कि उनके कारण ही ये मेरे जीवन में जो बदलाव है उन्हीं के कारण है। और सबसे पहले यूएसबी से अगर मैं जुड़ी हूँ, यूएसबी का जो माध्यम है तो भाई साहब और भाभी जी है। उन्होंने काफी हमारी कंडीशन को, पहले की कंडीशन को देखा है और आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं ये भी सभी को पता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी भाई साहब जी को और भाभी जी को। और मैं मोती भैया को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब से ये 2 शिविर किए हैं, ये 2 शिविर करने के बाद मेरी जो पकड़ है या पहुंच है या जो थोड़ी थोड़ी बातों पे संदेह रहता था, तो ये भी स्पष्टता हो गई है मेरे 2 शिविर करने से। और अवनी ने जैसे अभी के बोला है तो वो बॉडी और सेल्फ को भी समझ पा रही है। और थोड़ा सा प्रयास मैं अभी अटल भूजल योजना में थोड़ी सी व्यस्तता रहने के कारण उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जो सुबह की क्लास में शर्मिला दीदी की जो क्लास लगती, मैं सुबह रोज सुनती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो एक समस्या का समाधान होता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतना मैं अपनी बात को यहीं रोकती हुई सबका धन्यवाद देना चाहूंगी, भाई सब भाभी जी को, यूएचबी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी, अजय भैया, अवनी बेटा, तीनों की शेयरिंग बहुत बढ़िया रही। परिवार की शेयरिंग और आपकी शेयरिंग, कैसे आप एक्सप्लोर कर पाए आपस में भी संबंध का जो आप शेयर करते हैं, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। अभी बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी तीनों की। एक छोटा सा सवाल मोहिनी दीदी के लिए, मुझे ऐसा, दीदी ने पहले शेयर किया था, आज नहीं किया। अच्छा। शायद दीदी जो काम कर रही है ट्रेनर का, तो जी ये जी जैसा हमको यूएचवी लेट मिला है, इसके कारण हमारे जीने में बहुत सारे पहले प्रॉब्लम थे वो अभी सॉल्व हो रहे हैं। जी अगर जी यही जी यूएचवी सबको जल्दी मिल जाता है जैसा गांव में सभी तरफ, जी तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ मतलब अच्छा हो सकता है। जो आपने बताया आपके वीडियो में भी है सभी, जी तो जी आपकी जी तरफ से अभी आपका कुछ प्रयास चल रहा है क्या? लोगों को बताएं, जब आप लोगों के पास बिल्कुल। जाती हो। जी जी, भैया बिल्कुल। क्या है, थोड़ा जो बताएं मेरी इसके बारे में। ट्रेनिंग ट्रेनिंग का टाइम है वो मतलब 11 बजे से 4 बजे तक का है। तो भाई जी उतना तो लोग बैठ नहीं पाते हैं जल संरक्षण को लेके। तो जब हमारा 1 घंटे का लंच होता है तो
हमारी ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा लेडीज ही आती है, मैं आपको बताऊं, जेंट्स कम आते हैं। तो जी जब भी उनसे कोई बात होती है, जैसे मैंने यूएचबी या बच्चे को लेके कोई चर्चा हो जाती है, तो मैं अपनी यूएचबी की बात उनको ही रखती हूँ कि पहले हमें मानव बनना है, मानव बनना है, कैसे बनना है। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी बातों पर यूएचबी की ही चर्चा करती हूँ। तो जी ऐसा मेरा प्रयास है। और जैसे कि मेरे पड़ोस में जिसको काफी लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ में चेंज आया है, तो इसका क्या कारण है, वो एक दीदी है, उनको भी हम यही बताते हैं जब भी फ्री होती हैं, तो ये यूएचबी की बात करते हैं। और तीसरा है, मैं अपने घर की मायके की बात करूं, तो जब भी वहां कोई मम्मी या मेरी बहन बात करती है, तो मैं इस तरह के समझाती हूँ कि रहने दो, थोड़ा सा विरोध होगा तो हम उस लोगों के प्रति विरोध बढ़ता जाता है। तो उनको लगता है इनको क्या हो गया, पहले तो ये ऐसी नहीं थी। तो इस तरह से मेरा जी प्रयास जारी है भैया। जी जी दीदी, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। आगे के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते, जी भैया, नमस्ते सभी। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू। जी दीदी। पहले अजय भैया और दीदी को दोनों को मतलब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत अच्छा शेयरिंग। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये अभी जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखता हूँ, कभी कभी अपने में भी देखता हूँ, जो वाइफ हस्बैंड में जो कन्फ्लिक्शन आ जाता है ना, जी तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कि प्रोफेशनल लाइफ में दोनों सेटल्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग, पढ़े लिखे, सब कुछ है, बट काफी दिक्कत हो जाता है। तो जी भैया। होता क्या है कि जैसे आप खुद पे काम कर रहे हो, बट जी सामने वाला अगर काफी मतलब इंटरफेयर कर रहा है या बार बार मतलब वो आपके ऊपर हावी हो जा रहा है ना? जी तो जी। जी वैसे में मतलब कैसे उस चीज को टैकल किया जाए? जैसे मैं तो थोड़ा सा अभी ये कोशिश किया कि अ, मैंने थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया। इग्नोर इन सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं पहले रिएक्ट कर जाता था, बट जी जी। अभी मैं मतलब थोड़ा स्पेस की, चलो भाई, लेट इट बी। क्या कि काफी बार मैंने कोशिश किया कि यूएचबी का मतलब प्रोग्राम या इस तरह करके साथ में करे या कहीं पे जाएं, एक्सप्लोर करें, बट जी क्योंकि उनका भी एक अपना इंटेलेक्चुअल लेवल है ना? बिल्कुल। मास्टर जी इन हिंदी, बीएड एमएड की हुई है, +2 की टीचर है, पोएम जी। जी लिखती हैं, काफी सेंसिटिव है। बट मैं थोड़ा सा जो मिस कर रहा था कि कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक में या वो थोड़ा कहीं मिसिंग लग रहा था। क्या है कि जी। जी कॉन्फ्लिक्शन तो सभी में होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि जी। तो बहुत बढ़िया दोनों लोगों ने, और अवनी ने जो भी शेयरिंग किया वो बहुत ही अभी तक की जो भी आपकी यात्रा हुई है उस रूप में ठीक है। और आगे तो अभी बहुत ही यात्रा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये आम में नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के यूएचबी किस प्रकार से जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें क्या असर होता है और क्या रिजल्ट आते हैं, उसका एक नमूने के रूप में जब मैं कुछ ट्रायल कर रहा था तो उसमें से ये अपने आप में एक ट्रायल है कि किस प्रकार से इस परिवार में अ, दुख, जिस समय हम इनके संपर्क में आए तो परिवार कहाँ खड़ा था, और जैसे जैसे इनमें काम हुआ तो कैसे कैसे इनके घर में सुख का या कंटिन्यूटी, सुख की कंटिन्यूटी बढ़ती चली गई। तो ये अपने आप में एक केस है। और निश्चित है कि ये अभी और आगे की बात भी है। इनके दोनों ही मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनके घर पे पारिवारिक कलह किस प्रकार से मतलब हल हो सकता है और आगे शुभ की ओर जा सकता है। दूसरा, जर्नलिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको अजय करते थे, और वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते थे और मुझे आके बताते थे कि भाई साहब आज तो ये हुआ, आज तो ये हुआ। और उन्हें ये होश भी नहीं होता था कि इसका समाज में किस विकृति के साथ इनका सुबह पेपर में न्यूज निकलने वाला है। लेकिन जब मेरी जर्नलिज्म को चर्चा हुई कि भाई मूल्य आधारित जर्नलिज्म क्या हो, आप कैसी सूचनाएं भेज रहे हैं समाज में, तो अजय ने उसमें जो मेजर शिफ्ट किया वो भी अपने आप में एक गहरी बात है। और वो अपने आप में एक केस है कि भाई हम सूचनाएं कैसे भेजें। कहीं एक घटना हुई और उस घटना को जब हम विस्तारित करते हैं तो वो लाखों लाखों बच्चों में भय के रूप में किस प्रकार से जाती है। और वहीं
ऐसी सूचना जो हमारा मन बनाती है, सॉल्यूशन सेंट्रिक होती है। सर गणेश सर कहते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक, तो प्रॉब्लम सेंट्रिक की जगह सॉल्यूशन सेंट्रिक सूचनाएं क्या हो, इस पर अजय ने जो काम किया है उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है, जिससे जर्नलिज्म के बारे में भी हम एक एक नई लाइन खींच सके। तो इतनी ही मेरी दोनों लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और आप सबने भी इनकी केस स्टडी को वरीयता दी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसे जोड़ा, तो आप सब पूरी टीम को भी मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम इस प्रकार की और केस स्टडी लगातार यूएचबी लिविंग सेंटर के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी धन्यवाद भैया। हाँ भैया, दोनों को एक ही प्रश्न बनता है भैया एंड दीदी को, कि जो अनबन ज्यादा स्पोर्ट्स के शादी से पहले तो वो शादी ही का मकसद ही पूरक साथी जीवन साथी बनने का है। अगर अनबन होते हैं तो वो सॉल्यूशन सेंट्रिक, अभी जो बात करें सॉल्यूशन सेंट्रिक, एक एक लाइन में दोनों भी एक बात रख पाएंगे। सॉल्यूशन सेंट्रिक क्या सही समझ से सॉल्व हो सकता है, और भी कुछ है दीदी भैया? नहीं भैया, सही समझ से मैंने तो बिल्कुल जो हमारे दोनों के बीच सही समझ आ रही थी, तो ये मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। जैसे मैं कुछ कहती थी तो ये नजरअंदाज कर देते थे, और ये कुछ कहते थे तो मैं नजरअंदाज कर देती थी। तो मुझे लगता है अभी ड्यूटी से आए हैं, थोड़ा सा परेशान है, तो इस तरह से मैंने रिएक्ट नहीं किया। नहीं तो जो मेरा पहले रिएक्शन था ना कि इनने ऐसा बोला, तो मैं डबल भूल जाती थी कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो ये था। हाँ तो दीदी। इस चीज को समझी हूँ, या पति देव हो या मम्मी जी हो, तो मैं सुन के कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने सुन जाती थी कि हो गया, इनको कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की, तो दोनों में ही चेंज आया, और दोनों लोगों ने की, एक लोगों ने नहीं की, दोनों ने। तो इनको भी लगता था कि यार मैंने आज इतना बोला, ये चुप रही, तो अपने ही आप से सुधार होता गया, तो धीरे धीरे सुधार आता गया। जी। मुझे भी भैया यही म्यूचुअल लगता है म्यूचुअल। कि जब तक यूएचबी नहीं थी तो झगड़े तो लगभग समझ लीजिए आप सुबह दोपहर शाम होना ही है जब तक घर में है, किसी ना किसी छोटी बात को लेके। लेकिन अब वो जो स्टेप्स है वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमें इनके द्वारा जो दिया गया है प्रस्ताव, क्या उसे हम स्वीकार करें या पहले उसको समझें फिर स्वीकार करें। तो इतने ही में तो काफी कुछ रिलैक्स मिल जाता है, फिर उसके बाद स्टेप उसको पूरा रिलैक्स कर देते हैं। और ड्यूटी में भी इसका अच्छा आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि पंचायतों में हम जाते हैं, अलग अलग पंचायतें हैं, 75 यहाँ है, 81 राजनगर में है, तो काफी सारे गांव में जो जाते हैं, तो अटैचमेंट भी जो हमारा ऑडियंस के साथ होता है वो संबंध के थ्रू ज्यादा होता है, यूएचबी से ज्यादा वो कनेक्टेड होते हैं, हाँ, ना कनेक्ट कि हो पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर। सही सही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोनों। थैंक यू सर। हाँ दीदी, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, है ना। तो मैं, नहीं वो तो समझ में आ गया। और यूएचपी से जुड़ने पे मैं खुद पे काम, या मैं जैसे जो पूछना चाह रहा था, जैसे वो +2 की टीचर है, तो क्या होता है ना जी कि जी ऑर्गेनाइज स्कूल में वो सी इज वेरी ऑनेस्ट क्लास लेने में, अपना वर्क करने में। और वो बिहार गवर्नमेंट स्कूल में है, तो वहाँ का जी सिस्टम बहुत, मतलब हमेशा वो उस कारण से ना काफी परेशान, जी और जी जी मतलब दूसरे में तो कंट्रोल रहता नहीं है। तो ये चीज हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जिसमें कंट्रोल ही नहीं है तो उसमें रिएक्ट करना क्या फायदा। बट जी। वो चीज क्या है कि वो काफी मतलब सेंसिटिव है, तो ये ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और फिर उसके कारण वो घर में भी थोड़ा सा हाँ हाँ, माहौल वो चेंज रिएक्शन आ होता है। जाता है। हाँ, जी तो इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा है, वो बहुत सॉफ्ट और ये सारा चीज है, बट वो ना चाहते हुए वो बेटे पे भी मतलब जो नॉर्मली गुस्सा। रिएक्ट तो काफी गुस्सा कर जाती है। जी 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 जी। तो ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कुछ अगर सजेशन हो दीदी या भैया, जी बता सकते हैं। जी भैया, मैं अगर अपनी स्वयं की बात करूं, जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मैं भी जॉब पे जाती हूँ, कभी कभी बहुत वहां टेंशन हो जाती है। 4 लोग रहते हैं तो होता है, 4 विचार होंगे, तो होता है मेरे साथ भी। लेकिन जैसे ही घर में आती हूँ तो मुझे ये लगने लगता कि वहां से तो मैं ये किसी का गुस्सा घर पे क्यों निकालूं, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहती हूँ कि 5 बजे के बाद बंद है ये। और मैं दीदी की बात करूं, जैसे उनको भी पता है कि टेंशन रहती है, तो आप खाली उनसे जब भी फ्री हो या आपको समय मिले, तो अपना मतलब अपनी बात पे प्रस्ताव रख सकते हैं बस।
बाकी आपको करना कुछ नहीं है। जैसे जब भी उनको टाइम लगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं उनको। जैसे वो यूएसबी से नहीं जुड़ी हैं, आप जुड़े हैं, तो आप कोई रिएक्ट ना करें। तो यही मैं अपना सुझाव दे सकती हूँ। खाली अपनी बात रखना जरूरी है। आप अपनी बात रख सकते हैं भैया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप हम्म। कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनका ध्यान नहीं जाएगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, उनका ध्यान तो जाएगा। और अगर आप हाँ हाँ, बात नहीं मैंने जी, रिएक्शन तो मैंने छोड़ दिया है, मतलब वो सजेशन के तौर पे ही, मतलब अभी तो बिल्कुल छोड़ दिया। इवन कभी अगर कुछ होता है ना तो बेटा मुझे बोलेगा कि पापा लेट इट बी, मतलब वो भी समझता है कि मम्मी को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है आता ना, आता है। एग्रेसिव ऐसा, जी, तो हम लोग मिलकर बोलते हैं हाँ 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 ऐसे करके। जी, बट थोड़ा सा मतलब ये लगता है ना कि हम लोग एक अननोन पर्सन के लिए भी कंसर्न रहते हैं, तो लाइफ से जुड़ी हुई है, मेरी पार्टनर है, तो एक अंदर से आता है कि वो हमेशा मतलब ऐसे ठीक रहती है, बट उस चीज से निकल नहीं पा रही है, तो उस बड़ा चीज से हेल्पलेस सा लगता है कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प हर। जी। अगर भैया वो खुद से ही नहीं निकलेंगे और खुद से एहसास नहीं है तो आप जैसे बात रख सकते हो। या तो वो दीदी तो जुड़ी भी नहीं है यूएसबी से। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू दीदी। और जी, इनफैक्ट वो भी बुक्स काफी पढ़ती हैं लिटरेचर, तो जी, लिटरेचर भी अभी क्या है ना कि ऐसा प्लस माइनस हो गया है पूरा, कि सेलेक्टिव उसमें भी बहुत सारा नेगेटिव है, तो वो सब। और फिर मैंने भी ऑब्जर्व किया कि वो काफी स्ट्रगल करके मतलब उस जगह पे पहुंची हैं, फिर अपना एक ये चीज होता है, तो शायद वो जितना ईमानदारी से करती हैं और बाकी नहीं कर पाते हैं तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो तो सिंपली टीचर है और प्रिंसिपल का। तो खैर सही कहा दीदी, थैंक यू, थैंक्स फॉर सजेशन। ठीक है दीदी। पर मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी भैया और दीदी और अवनी जी की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक को रखें। जी, नमस्ते अजय जी और मोहिनी जी और अवनी बेटा। तो बहुत अच्छा लगा आप सबकी शेयरिंग सुन के। नमस्ते दीदी। और जब नमस्ते, आपकी सबकी जब शेयरिंग होती है तो अ, एक तरह से बहुत ही प्रेरणादायक, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ सुन रहे हैं उन सब के लिए एक बहुत ही एग्जेम्पलरी, जो कहूँ बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे अपने लाइफ को संवारा जा सकता है। मतलब आप लोग कहाँ से शुरुआत करे थे यूएचवी के माध्यम से और अभी कहाँ पहुँच गए हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसीलिए ये बात को कॉन्फ्रेंस में भी रखा गया कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने ही लोगों के घरों में ये उथल-पुथल होता ही होगा, और जी, जब तक ध्यान नहीं जाता तो हमारा ध्यान इसी पे बना रहता है कि दूसरा ठीक हो जाए। लेकिन जैसे-जैसे हमारा ध्यान अपने ऊपर जाने लगता है, अपने को सही करें, अपना व्यवहार सही हो, तो वैसे-वैसे चीज़ें सुधरने लगती हैं। ये आपने बहुत अच्छे से दर्शाया है। प्रपोज़ल्स तो मिले हैं बट काम तो अपने अंदर करना ही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ रिज़ल्ट्स भी हासिल नहीं होंगे। तो आप दोनों ने बहुत ही अपने अंदर अच्छे से काम किया है, और अजय जी की और आपकी समाज में भी जो भागीदारी है, वो भी बहुत बढ़िया रही है। मैं तो कहूँगी जो अजय जी ने मेंशन किया पत्रकारिता में पहले कैसा था और अब कैसा है, तो एक उभय सुख, एक तृप्ति का एहसास होता है कि इतना सब हम कर पाते हैं। कितने लोग हमारे अ, जो पत्रिका है उसको पढ़ते हैं और उससे उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। तो जब तक हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, तो जैसा कि वो बता रहे थे, ये नंबर बढ़ाने के या टाइम से सबमिट करने की बात सिर्फ नहीं रह जाती, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी सामने आती है कि हम लोगों को क्या बता रहे हैं, किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, क्या हम सही दिशा उनको दिखा पा रहे हैं या केवल मार्कआउट की बातें हो रही हैं।
तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और इसी तरह और भी शेयरिंग्स, जेल का भी जो काम था, और ऐसे करके बहुत सी शेयरिंग्स रखी गई हैं कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये जो पूरा देखने का ढंग है या अपने अंदर जो काम करने का ढंग है, इसकी सभी को आवश्यकता है हर फेज में, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, जेंट्स हों, कोई भी व्यवसाय में हो, स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए ये आवश्यक है। तो जैसे जैसे हम सब अपने अंदर काम करते चलेंगे, एक तरह से एक बहुत बड़ा समाज में शिफ्ट या चेंज धीरे धीरे दिखने लगेगा। एंड आई थिंक आप लोग सब ऑलरेडी बहुत सारा इस पूरे प्रोसेस में काम कर ही रहे हैं। भगवान सिंह जी ने सबको ऐसे जोड़ रखा है, तो इस सब से बहुत बड़ा एक चेंज आप लोग अपने एरिया में ला रहे हैं, और इसी को हम अपना फैलाव बढ़ाते जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से दिखता है कि एक जो वर्ल्ड फैमिली की बात होती है, वो भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि हम जैसे जैसे अपने परिवार को फैलाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हम और जिम्मेदारी से सबके साथ पेश आते हैं। तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। आपने बहुत निष्ठा से, बहुत सिंसियरली, ईमानदारी से अपनी बातों को रखा, और सबके लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जी और दीदी। मैं एक बात दीपक जी के लिए कहना चाहूँगी कि जी। यही बात जो हम देखते हैं कि कितने परिवारों में चीज़ें सहज हो रही हैं, तो हमें ये भी ध्यान आए कि अभी भी हो सकता है हमारा फोकस दूसरे के ऊपर है। धीरे धीरे हमें अपना फोकस अपने ऊपर लाना है। हो सकता है हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हों पहले अनजाने में, और जब चीज़ें बहुत बिगड़ गईं, अब हम सुधार लाना चाह रहे हैं, लेकिन यदि हमारा फोकस दूसरा ही है, तो फिर वहाँ मुश्किल होगी। हम दूसरे को अगर समझाने जाएंगे या प्रस्ताव भी रखेंगे, तो जब तक दूसरा हमसे आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वो उस बात को सुनेगा नहीं। ये बात तो मतलब आप गांठ बांध के ले सकते हैं इसको। आप खुद के लिए भी देख पाएंगे कि अगर आप किसी से आश्वस्त नहीं हैं, तो वो कितना भी आपसे कुछ कह लें, आप सुनने के मोड में नहीं होते हैं। ऐसे ही दूसरा भी इसी तरह है। तो सबसे पहले हमें दूसरे को आश्वस्त करना होगा, तभी जाके वो हमारे प्रस्तावों को सुन पाएगा। ये बात पहले भी काफ़ी बार हुई है, और मुझे लगता है कि ये दोहराना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग अक्सर सभी दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि दूसरा इस तरह से, या दूसरा ठीक हो जाए, या दूसरे के वजह से परिवार में गड़बड़ है। तो हम अपनी तरफ से देखें कि हमारा क्या रोल है, हमारी भागीदारी क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले में, कैसे दूसरे को आश्वस्त कर सकते हैं। वो आश्वस्ति उसको तब होगी जब हमारा व्यवहार निश्चित हो जाएगा, हमारा जीना निश्चित हो जाएगा। तो उसके लिए प्रयास करें, और फिर जैसे जैसे दूसरा आश्वस्त होगा, तो ज़रूर अपने प्रस्ताव भी रखें, और मुझे लगता है वहाँ से रास्ता खुलने की उम्मीद बन सकती है। इतना मैं कहना चाह रही थी सभी के लिए। हाँ, तो प्रिया जी, मुझे लगता है समय भी हो गया। दीदी आप बहुत अच्छा ओके, बोलती थैंक यू हैं। दीदी। दीदी आप बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं आपको रोज सुनती हूँ
पापा बहुत लगाते हैं। बहुत अच्छा बेटे, बढ़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला दीदी और अजय भैया, मोहिनी जी और अवनी बेटा, आप तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेयरिंग रखने के लिए।